अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हुमैरा कुरैशी एक बार फिर हाजिर है आपके प्रोग्राम ह्यूस्टन लाउंज विद हुमैरा के साथ। नाजरीन, जैसा कि हमने हमेशा आपसे वादा किया, आज भी हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने ज़िंदगी को बड़े ही अछूते तरीके से गुजारा। ज़िंदगी का आगाज़, इब्तदाई तालीम बहुत ही मुख्तलिफ थी, उसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुज़रे और आज एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। मज़े की बात यह है कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम इकनॉमिक्स में हासिल की। वो एक LLB लॉयर भी थे, एक कालम निगार थे, लेकिन आज वो एक IT हेल्थ केयर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये सब उन्होंने कैसे अचीव किया, ये सब जानने के लिए आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए आकिफ़ शाहीन से बात करते हैं और उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आकिफ़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो वेलकम टू माय शो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और हमारे नाजरीन जो हैं बिलाशुबा इस वक्त बहुत मुतजस्सिस हैं कि आपसे पूछा जाए कि क्या ज़िंदगी जो थी कहाँ से शुरू की और कहाँ लेके गई। तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि ज़िंदगी की इब्तदा कहाँ से हुई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ज़िंदगी की इब्तदा मुल्तान से हुई। आई वॉज बॉर्न इन May 16, 1952 इन मुल्तान। तो मुल्तान में फिर मैंने मैट्रिक इस्लामिया हाई स्कूल हरम गेट मुल्तान से किया और इंटरमीडिएट भी मैंने वलायत हुसैन इस्लामिया डिग्री कॉलेज से किया था। तो हमारे फाइनेंशियल हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे पढ़ूं। उसके लिए मैं कोशिश में था कि मैं कोई जॉब भी करूं और अपनी तालीम भी जारी रखूं। तो मैंने मुल्तान में कोशिश की, तो मुझे कोई ऐसी जॉब नहीं मिल सकी जिससे मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करता। फिर मैं लाहौर गया। लाहौर में मैंने ट्राई किया, तो लाहौर में मुझे जो जॉब ऑफ़र हुई वो लाहौर में बीडन रोड है, वहाँ एक कैश एंड कैरी रेस्टोरेंट था। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे किचन में काम करेंगे, तो ये जॉब हमारे पास अवेलेबल है। मैं 2-3 महीने लाहौर में ठहरा, लेकिन मुझे कोई मतलब जो जिस टाइप की जॉब मैं चाह रहा था वो जॉब मुझे नहीं मिली, तो फिर मुझे वापस मुल्तान आना पड़ा। तो मुल्तान का पहले हमें थोड़ा बताइए ना, क्योंकि मुल्तान जो शहर है उसकी 4 चीज़ें मशहूर हैं। एक वहाँ की गर्द, गर्मा, गोर और उसके बाद गदा। तो वहाँ पे जो हैं बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, उसके अलावा गर्मी शदीद पड़ती है। तो ये सब चीज़ें भी तो हमें बताइए। मुल्तान असल में ये सारी चीज़ें तो हैं, गर्द, गर्मा, गदागर, गोरिस्तान। हाँ, मुल्तान अस्त मशहूरी। हाँ। तो बहुत से औलिया के मतलब बुज़ुर्गों के मज़ार हैं। शाह बहाउद्दीन ज़करिया और शम्स तबरेज़, शाह रुकने आलम और दूसरे, मतलब वहाँ कोई आप हर 10 माइल के बाद कोई ना कोई मज़ार आपको मिल जाएगा। और लोग बहुत सादा इनोसेंट टाइप के लोग हैं और इंडस्ट्री नहीं है सिवाय मुल्तान रिफाइनरी के। इसके अलावा ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है। तो इंडस्ट्री ना होने की वजह से तो ज़ाहिर है जॉब मार्केट बहुत श्रिंक है। तो नॉर्मली लोग ये फिर बाहर जाते हैं, बड़े शहरों का रुख करते हैं जॉब्स के लिए। नहीं तो क्या वहाँ की गर्द में कुछ है जो वहाँ पे इतने गदा, यानी कि इतने वहाँ पे बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम यू नो सूफिया जो थे बड़े वहाँ पे, शम्स तबरेज़ ही सिर्फ आप ले लें तो। और मेरे ख़्याल में जब बरसग़ीर में इस्लाम जो फैला है तो वहाँ पे बहुत सारे सूफिया जो थे, तो वो सब वहाँ पे ही क्यों थे मुल्तान में? असल में मुल्तान में खाली मतलब ये सूफिया कराम मुल्तान में नहीं थे, इनके जो मुरीद थे ना वो सिंध में बहुत थे। अच्छा, और मैंने बचपन में देखा है जब बहाउद्दीन ज़करिया का उर्स वहाँ होता है ना, तो सिंध से बहुत सिंधी लोग ट्रेनों के ज़रिए, बसों के ज़रिए मुल्तान जाते हैं। और मैंने अब देखा कि बहुत से सिंधी जब मुल्तान रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो वो अपने जूते उतार लेते हैं। वो नंगे पाँव रेलवे स्टेशन से बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार तक जाते हैं। मतलब और वो दरमियान में कुछ आवाज़ भी लगाते हैं कि बाहू, मतलब वो सब,
और वो एक ना लाइन में होते थे, पूरी फैमिली, मतलब फैमिली का सरबराह सबसे आगे होता था, और उसके बाद उसकी वाइफ और बच्चे, और इस तरह बहुत सी फैमिलीज जो है ना वो मुल्तान में आती हैं, और वो ज़्यादातर सिंध से आ रहे होते हैं। अच्छा। तो इसी तरह अगर आप ये देखें कि जो लोग वहाँ अभी भी जो गद्दे नशीन है, उनके बहुत से मुरीद सिंध के अंदर मौजूद हैं। तो आप भी किसी वली वगैरह के साथ आपका भी कोई ताल्लुक है, या आपने किसी की बैत की हुई है, या कोई आपका क्या असल रूहानी में मेरे ताल्लुक जो है किसी बड़े से? भाई थे वो बेसिकली पीर फकीरी या मुरीदी से उनका ताल्लुक था, मैं उनके साथ आता जाता था, लेकिन मैं उसमें नहीं गया। तो उसकी रीज़न मैंने बहुत सी, बहरहाल मेरा जहन कुछ चीज़ों को नहीं मानता था, तो मैं नहीं गया। लेकिन मैंने वहाँ लोगों को देखा है। एक साहब थे, वो खासे मजजूब से लगते थे, तो मेरे बड़े भाई एक रोज़ मैंने देखा कि वो उनको घर ले आए। तो घर लाने से तो क्या हुआ कि उन्होंने उनको खाना वाना खिलाया और कमरा दे दिया। तो वो मजदूर साहब जो है ना वहाँ कमरे में रहे। तो नेक्स्ट डे वो मेरे साथ मुझे कहने लगे चलो मेरे साथ। तो मैं छोटा था तो मैं उनके साथ चल पड़ा। तो करीब ही रेलवे लाइन थी, सिटी स्टेशन मुल्तान के करीब ही वहाँ हम लोग रहते थे। तो जब वहाँ वो गए तो मैंने देखा पीछे से लाहौर से एक ट्रेन आ रही थी। तो उन्होंने पंजाबी में बोला कि इन्हों रोक दवा। तो मैंने बोला कि रोक दे। तो मैंने देखा कि उन्होंने ऐसे ही इशारा किया और ट्रेन रुक गई। मैं हैरान था कि इन्होंने क्या किसी को फोन, उस जमाने में कोई सेल फोन वगैरह तो था नहीं। हाँ। लेकिन उनके ऐसे इशारे से ट्रेन का रुक जाना मेरे लिए भी बड़ा अजीब था। तो ये जो हमारी ट्रेनें लेट होती हैं पाकिस्तान में, इसके पीछे कहीं आई डोंट नो कि उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ होता है। अच्छा, तो जब ट्रेन रुक गई, और ट्रेन रुकी भी रेलवे प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा पहले, मतलब जबकि प्लेटफॉर्म मतलब रेलवे स्टेशन आ गया था, तो वो अगर वो जो ड्राइवर था वो अगर ट्रेन रोकता तो वो जाहिर है वो प्लेटफॉर्म पे जाके रोकता, लेकिन वो प्लेटफॉर्म से पहले ही रुक गई। तो फिर वो मुझे कहने लगे, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो फिर उसने मुझे बोला कि एनु जान दवा। तो मैंने बोला हाँ जान दो। तो उन्होंने ऐसे ही इशारा किया और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा ट्रेन चल पड़ी। तो मतलब ये चीज़ें वहाँ मैंने अपने बचपन में देखी होती हैं। अच्छा। और बहुत से मतलब मौजज़ात भी होते हैं, और लोग मतलब ज़्यादातर इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। और मतलब किसी भी कब्रिस्तान में चले जाएं, चारों तरफ कब्रिस्तान आपको मिलेंगे वहाँ। गोरिस्तान का मतलब ये है। हाँ, बोलते भी तो वो लोग सराइकी है ना, सराइकी बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग तो माइग्रेट करके आए थे इंडिया से, उर्दू स्पीकिंग थे, लेकिन वहाँ रहकर मतलब मैंने सराइकी सीखी। आई कैन स्पीक सराइकी फ्लुएंटली, और आई कैन स्पीक पंजाबी वेरी फ्लुएंटली। कुछ बात हमें सराइकी मेरी बहुत पसंदीदा ज़ुबान है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मरतबा मैं किसी के साथ, ये आप मुझे सराइकी में सुना। मैं आपको उसी की तरफ आता हूँ। मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ आपको। जी। कि एक जगह मैं जॉब कर रहा था, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि सामने वाला जो लैंग्वेज बोल रहा हो तो मैं उसी लैंग्वेज में बात करूँ। बिल्कुल। तो वो साहब सराइकी थे, तो मैं उनसे सराइकी में बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार हे गाल डसा, तू सराइकी है या मुहाजिर है? तो मैंने उससे बोला, मैं कहते को क्या नजर आंदे? तो वो मुझे कहने लगे कि जी वेले तो बुलेंदा है, लगता है सराइकी है। मैं कहा वाल पर तेरे उठन बैठन दा, खावन पीवन दा जड़ा अंदाज है वो दसेंदा है कि तू मुहाजिर है। तो मतलब लोग अच्छे हैं, कभी तासुब नहीं हुआ, कभी कोई क्लैश नहीं हुआ। मतलब जिस तरह सिंध में होते रहे या दूसरे इलाकों में, कभी मुल्तान में या पूरे जो सराइकी पट्टी आपस में कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। अच्छा। सिवाय इसके कि कुछ लोग जो इलेक्शन के दिनों में मतलब ये हवा जरूर छोड़ देते थे कि भी सराइकी है या नॉन सराइकी है। अदरवाइज इट वाज अ वेरी पीसफुल सिटी, बहुत अच्छा शहर था। बचपन मैंने वहाँ गुजारा है, और मतलब मैं आज भी याद करता हूँ उस शहर को। तो फिर आप लॉ की तरफ कैसे आए और इकोनॉमिक्स, मतलब वो हुआ ये कि जब मैं कराची आया
तो कराची में जो जहाँ मैं आया था वो हमारे नेबर्स थे पुराने मुल्तान के। तो उनके नेबर ने मुझसे पूछा कि आपको जॉब चाहिए। मैंने कहा हाँ यार मुझे जॉब तो चाहिए। तो वो मुझे कहने लगे किस टाइप की जॉब चाहिए। मैंने कोई ऑफिस जॉब हो। तो कहना आपने इंटरमीडिएट किया है। मैंने कहा हाँ। तो वो 3-4 दिन के बाद वो मुझे कहने लगा कि एक ऑफिस की जॉब है। एक एसटी इंडस्ट्री थी कराची में साइट में, वहाँ वो डाइंग फैक्ट्री थी और उस डाइंग फैक्ट्री में मतलब वो कपड़ा आता था और डाई होके कलर होकर वो मतलब डिलीवर हो जाता था। तो वो मुझे कहने लगे कि आपकी जॉब ये होगी कि आपने उसकी एंट्री करनी होगी आने जाने वाले में। तो मैं उस पर 150 रुपये वो मुझे दे रहे थे। मैं ये आपको बात बता रहा हूँ 1973। अच्छा। 73 में उन्होंने मुझे 150 रुपये पे रखा था, लेकिन वो 2-4 घंटे ओवर टाइम लग जाता था तो वो 250 रुपये बन जाते थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने 2-3 महीने काम किया। तो जब मैंने 3 महीने काम किया तो मैंने वहाँ 700 रुपये जमा कर लिए। और उस ज़माने में वो 700 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो फिर मैं जब पैसे जमा हो गए तो मैं सेंट पैट्रिक कॉलेज गया। अच्छा। एडमिशन के लिए। तो जब मैं गया सेंट पैट्रिक कॉलेज तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एडमिशन तो बंद हो गए, तो अब आप नेक्स्ट ईयर ही ट्राई कर सकते हैं। अब मैं सोचता था कि यार इस तरह तो मेरा 1 साल ज़ाया हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे बैचलर करना है तो मैं क्यों ना कराची यूनिवर्सिटी में एज ए प्राइवेट स्टूडेंट रजिस्टर करा लूँ। तो मैं वो रजिस्टर कराने के लिए मैं कराची यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ से मैं फॉर्म लेकर आया। अब जब मैं फॉर्म लेकर आया तो उस पर ये एक कंडीशन थी कि आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से उसको अटेस्ट कराना था। अच्छा। अब मेरा तो वहाँ कोई जानने वाला नहीं था। अच्छा। तो मीनवाइल ही उस वक्त मैं जॉब कर रहा था ये बोल्टन मार्केट पे एक बुकिंग ट्रेड इंडस्ट्रीज की बुकिंग कंपनी थी। तो मैं उनके पास जॉब कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ये मैं ग्रेड 17 के ऑफिसर से कहाँ से अटैच कराऊं। तो एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये सिंध मदरसा है, इनके जो प्रिंसिपल होंगे अच्छा। तो वो ज़ाहिर है ये अटैच कर सकेंगे। तो खैर मतलब एक चीज़ थी मुझ में कि मैं बोल्ड था। तो मैं अपने दोनों मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट लेकर और वो फॉर्म लेकर मैं सिंध मदरसे चले गया। अच्छा। जब मैं सिंध मदरसे गया हूँ तो वहाँ मुझे जो प्रिंसिपल थे तो बाहर एक चपरासी बैठा होता है। मैं उन्होंने कहा कि यार मुझे ना प्रिंसिपल साहब से मिलना है। वो कहने लगे प्रिंसिपल, वो अंदर चले गए। उन्होंने कहा साहब ये आपसे ना मिलना चाहते हैं। तो वो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। जब अंदर बुलाया तो उन्होंने कहा जी फरमाइए। मैंने कहा सर मुझे ना ये अटेस्ट कराना है। तो कहते ये क्या है। मैंने कहा ये मैं एज ए प्राइवेट स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी में रजिस्टर कराना चाहता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि कोई गजेटेड ऑफिसर हो। वो कहने लगे मैं तो आपको नहीं जानता। मैंने कहा सर वाकई आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने अपना मैट्रिक का और इंटर का मेरी दोनों में फर्स्ट डिवीज़न थी। तो मैंने उनको उनके सामने रख दिया। मैंने कहा सर मेरे दोनों सर्टिफिकेट है, मैं असल में बैचलर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो सर्टिफिकेट देखे, वो खुश हुए और उन्होंने बगैर किसी उसके ना वो साइन कर दिए। तो इस तरह आपने तो बैचलर फिर इस तरह मैं पहली मरतबा मतलब एज ए प्राइवेट स्टूडेंट मैंने वहाँ रजिस्टर कराया। तो मीनवाइल ही उसी जगह पे वहीं बोल्टन मार्केट एक अच्छी जगह है वहाँ बारोनक। तो वहाँ मुझे मेरे एक मुल्तान के क्लास फेलो मिल गए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। बेसिकली उन्होंने मुझे इसलिए पहचाना कि जब मैं मुल्तान में था, जब मैं गवर्नमेंट वलायत हुसैन इस्लामिया डिग्री कॉलेज में बेसिकली जब इलेक्शन मैंने लड़ा था जॉइंट सेक्रेटरी का। अच्छा। तो वो कहीं उन्होंने जाहिर है वो मतलब इलेक्शन लड़ने वाले को तो हर आदमी जान रहा होता, देख रहा होता। यानी कि पॉलिटिक्स भी पसंद थी आपको मुझे शुरू से? मैं थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स में था। तो अभी इस तरफ भी फिर आते हैं। हाँ, तो मैं एनएसएफ में था एक्चुअली। अच्छा, एमएसएफ में नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन में था। तो खैर उन्होंने मुझे कहा, वो मुझे कहने लगे यार आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने आपको वोट दिया था। मैंने कहा अच्छा आपने वोट दिया आप था। बिल्कुल हमारे हुक्मरानों की तरह बाद में पहचानते नहीं है जिससे वोट लेके आए थे। तो खैर मैंने उनसे पूछा तुम क्या कर रहे हो। कहने लगे मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मास्टर कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम मास्टर कर रहे हो। कहते हैं यार मैंने भी आना है। तो वो कहते हैं आप कराची यूनिवर्सिटी आ जाए। तो मैं भी खैर कराची यूनिवर्सिटी पहुँच गया। तो मैं उनसे मिला तो उनकी क्लास थी, वो एमए प्रीवियस कर रहे थे उस ज़माने में, इकोनॉमिक्स में कर रहे थे। अच्छा। तो वो मुझे कहने लगे तुम आ जाओ क्लास में। मैंने कहा यार मैं तो इनरोल नहीं हूँ यार। तो कहने लगे कोई नहीं पूछता आ जाए। वो मुझे अपनी क्लास में ले गए और मैं क्लास में बैठा।
ऐसे इकोनॉमिक्स में आ गए। वहाँ वो एक मिस फौजिया थी, मैं उनकी क्लास अटेंड कर रहा था, तो वो अच्छा। एमए पीवीएस को पढ़ा रही थी। तो खैर उन्होंने रोल कॉल किया क्लास के अंदर। तो मिस तो फौजिया ज़ाहिर है की मुझे वजह से, नहीं, मिस उन्होंने फौजिया की वजह से तो नहीं उस क्लास में बैठे थे? नहीं, वो मैं आपको बात बताऊंगा। एक्चुअली जब मैं वहाँ क्लास में गया, क्लास मैंने अटेंड की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की क्लास का एटमॉस्फेयर बहुत और कॉलेज की क्लास का एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंस था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खैर मैं क्लास से जो ही निकला तो मैं मिस फौजिया के पीछे पीछे चला गया। मैंने कहा मैडम, मैं एज ए कैजुअल स्टूडेंट आपकी क्लास अटेंड करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इजाज़त। वो कहने लगे हाँ कोई मसला नहीं। तो खैर मुझे अच्छा लगा। तो फिर मुझे हौसला हुआ कि मैं एक दो टीचरों से और से बात कर लूँ। तो तब से याद ते पड़ गया। हाँ, फिर मुझे सोचा, मैंने कहा मैं दो तीन लोगों से बात करके, तो मैंने कहा लोग मतलब खासे हेल्पफुल हैं, तो मैंने दो तीन लोगों से, तो मैं बेसिकली बीए में प्राइवेट कर रहा था, लेकिन एक्चुअली मैं एमए प्रीवियस की क्लासें अटेंड कर रहा था। अच्छा। तो जब मैंने बीए किया तो हाँ उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने मास्टर इकोनॉमिक्स में एडमिशन के अप्लाई किया, तो उसमें जो ना मेरा सेकंड नंबर था। हाँ जी, पहली लिस्ट में। नहीं तो फिर आप अमेरिका कैसे आ गए फिर? तो हुआ ये कि जब मैं वहाँ मास्टर कर रहा था, तो यहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक टीचर थे, अच्छा। उनका नाम डॉक्टर रॉबर्ट किलगार्ड था। ओह। वो वहाँ कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो वो हमें इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ाते थे, तो उनका अंदाज बहुत अच्छा था। और मतलब तो उसके बाद एक डॉक्टर जिम नॉल से, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छा, थे। यानी हार्वर्ड के वहाँ पे पढ़ाते वहाँ थे? पे पढ़ा रहे थे वो कैसे? PL एज अ विजिटिंग हाँ, फैकल्टी? एज ए विजिटिंग। और वो मतलब उनका टेन्योर मेरे ख्याल 2 या 3 साल होता था। तो वो यहाँ से अमेरिका से जाते थे। तो जब मैं उस वक्त में सोच रहा था कि मैं PhD के लिए अमेरिका आऊँगा। अच्छा। हाँ जी। तो नाजरीन ये देखें कि हमारा पाकिस्तान, हमारी कराची यूनिवर्सिटी, और अभी ये हम मज़ीद बातें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं आकिफ़ साहब के साथ। तो अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम वापस आते हैं। तो नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, दोबारा से बातें करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम दोबारा से अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। तो जनाब आकिफ़ साहब जी, चलिए अब हमें कुछ थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी शादी जो थी, पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं कि शादी किससे हुई, पसंद की हुई? हाँ, अब जब मास्टर कर लिया तो मतलब ये ख्वाहिश थी कि पहले अच्छी जॉब हो जाए। तो मैं 6 महीने तक तो जॉबलेस रहा, जनवरी 79 से लेकर जून 79 तक। तो इस दौरान में मैं इंटरव्यू देता रहा। 27 कंपनियों को मैंने इंटरव्यू दिए। तो उनमें से 27 में इंटरव्यू देने के बाद मुझे 3 अपॉइंटमेंट लेटर मिले थे। अच्छा। उस वक्त एक यूनाइटेड बैंक कंप्यूटर डिवीज़न से, एक स्टेट बैंक रिसर्च डिपार्टमेंट से, और एक नेवल कॉलेज से। अच्छा। तो मुझे मैं ये सोच रहा था कि मुझे करना क्या है। अब मेरे पास 3 अपॉइंटमेंट लेटर हैं। तो मेरे एक दोस्त थे जो PIA कंप्यूटर में काम करते थे। मैं उनके पास गया तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, UBL कंप्यूटर डिवीज़न ज्वाइन कर लो। मैंने कहा यार ये तो 750 रुपये दे रहे हैं। वो स्टेट बैंक वाले मुझे 1000 रुपये दे रहे हैं और नेवल कॉलेज भी 1000 रुपये दे रहे हैं। तो मैंने कहा, तो वो मुझे कहने लगे आपको कौन सा फैमिली पालनी है, अकेले आपके लिए 750 रुपये बहुत है। और ये 79 की बात है, जून की। अच्छा। तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि ये कंप्यूटर की फील्ड नई फील्ड है और ये फ्यूचर में आपको पे करेगी। अच्छा। तो उनके कहने पे मैंने UBL कंप्यूटर डिवीजन ज्वाइन किया। तो जब मैंने वहाँ से पैसे वैसे मिलने लग गए तो अब जाहिर है एक ख्वाहिश होती है कि आदमी के बस अगर आपको जॉब मिल गई है तो वो आप शादी की तरफ, फैमिली की तरफ भी जाएं। अच्छा। तो मैं असल में ऐसी लड़की की तलाश में था जो मुझ जैसी ही हो। अब वहाँ यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियाँ थी। क्या मतलब ये कि जिसका बैकग्राउंड कोई ज्यादा मतलब वो ना हो, मालदार ना हो। अच्छा। मतलब फाइनेंशियली ज्यादा साउंड ना हो, सेल्फ मेड हो आपकी। हाँ, सेल्फ मेड हो, या तो मतलब मैं इस टाइप की लड़की की तलाश में। मुझे यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियां मिलती थी, मतलब बहुत से लोगों से मेरी गपशप होती थी। हाँ जी। लेकिन मैं समझता था कि क्योंकि मैं
ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसका फैमिली बैकग्राउंड कोई इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं था, तो मैंने कहा कल को वो मुझे ना कोई ताना ना देना शुरू कर दे। अच्छा। हाँ जी, तो इससे बेहतर है कि मुझे ऐसी लड़की तलाश करनी चाहिए जो मुझ जैसे बैकग्राउंड से हो। तो वो मीनवाइल ही मेरा ट्रांसफ़र लाहौर हो गया 1 साल के बाद। तो जब मैं लाहौर गया तो मैं इसी तलाश में था। मुझे बहुत सी मेरी क्लासमेट मिल रही थी जो जॉब कर रही थी, लेकिन मैं इसी तलाश में था कि कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जो मुझ जैसे बैकग्राउंड से हो। सुना है लाहौर में लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। हाँ, लड़कियां लाहौर में बहुत खूबसूरत होती हैं और मैं वहाँ लॉरेंस गार्डन में बहुत घूमता रहा लड़कियां ढूंढने के लिए। वहाँ कई एक लड़कियां मुझे, मतलब मैं नॉर्मली ये होता था कि मैं शाम में या दूसरे तीसरे दिन लॉरेंस गार्डन जरूर जाता था। अच्छा, कि वहाँ पे डेट्स लगती थी? वहाँ नॉर्मली ये चीजें होती थी वहाँ उस वक्त। अब तो खैर मुझे नहीं पता, उसका नाम भी चेंज हो गया लॉरेंस गार्डन का। अच्छा हो सकता है कोई लड़की ऐसी इस वक्त आपके नाजरीन में हो जिसको कुछ आपने याद दिला दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देख सकती हैं वो। तो वहाँ से मुझे महसूस हुआ कि मुझे जो है ना शादी करनी चाहिए, लेकिन ऐसी लड़की के साथ। तो इत्तेफाक से मेरे ऑफिस में को हमारे कस्टमर थे, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से थे, तो उनमें से उनके साथ उनकी टीम में एक लड़की थी, तो जिसको मैंने देखा तो मुझे फील हुआ कि उसके पेरेंट्स नहीं है। अच्छा। तो मैंने देखा कि मैंने कहा इसके पेरेंट्स नहीं है। अब मेरी मदर की भी डेथ बेसिकली हो गई थी मैं जब 7 साल का था। अच्छा। तो मैं ये फील करता था कि कौन आदमी किन हालात से गुजरता है। बिल्कुल। तो उस चक्कर में मेरे ज़हन में, खैर वहाँ जब मैंने देखा, महसूस किया कि ये मेरे लिए सूटेबल हो सकती है। वो उस वक्त वहाँ ग्रेड 17 में जॉब कर रही थी और मैं भी ग्रेड 17 में था। तो हम, खैर मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मुलाकात के बाद मैंने वो स्टेट बैंक में थी। उनके जो ऑफिस के कोलीग थे उनसे मुझे थोड़ी सी मालूमात मिली उनके बारे में। तो जब वो मालूमात मिली तो फिर मेरे ज़हन में ये आया। फिर मैंने अपनी फैमिली से बात की तो उन्होंने फिर वो ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद फिर हमारी वहाँ शादी हो गई। तो वो स्टेट बैंक की मैंने सुना है वो डायरेक्टर बाद थी। में ये हुआ कि वो, अभी हम लाहौर में हैं, तो लाहौर में 4 साल रहने के बाद मेरा ट्रांसफ़र बैक कराची हो गया। तो जब मैं कराची आ गया तो जाहिर है वो भी मेरे साथ कराची आ गई। अच्छा। जब तो अब जाहिर है अब या तो फैमिली लाहौर में रहे या कराची में रहे, लेकिन हम प्रेफर कर रहे थे कराची में रहे। तो उन्होंने वहाँ की जॉब छोड़ दी। वो छोड़ने के बाद खैर वो कराची में अप्लाई किया। तो मीनवाइल के कराची में ग्रेड 17 की स्टेट बैंक में 2 वैकेंसियाँ 17 की थी और एक ग्रेड 18 की थी। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा कि हम दोनों में अप्लाई कर देते हैं, लेट्स ट्राई किस में लक आते। उन्होंने बेसिकली मास्टर किया था इकोनॉमिक्स में भी वहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने उन्होंने डिप्लोमा किया था सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में। अच्छा। पाकिस्तान कंप्यूटर ब्यूरो इस्लामाबाद से। तो वहाँ उन्होंने टॉप किया था। तो जब टॉप किया था तो जब ग्रेड 18 की ये जॉब थी स्टेट बैंक में, तो जब वो जॉब के लिए गई इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ इत्तेफाक से जो फील्ड स्पेशलिस्ट आए हुए थे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, वो डॉक्टर साहब थे वहाँ, डॉक्टर अब्दुल सत्तार उनका नाम था। वो बेसिकली इंटरव्यू में एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे और वो पाकिस्तान कंप्यूटर ब्यूरो के चेयरमैन थे। तो जब इन्होंने इंटरव्यू में उनको बताया कि मैंने वहाँ टॉप किया था पीसीबी में, तो वो जाहिर है वो सब लोग मुतासिर थे। वरना ग्रेड 18 में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। और ये बस अल्लाह ताला की करमनवाजी थी कि ये वहाँ 18 में सिलेक्ट हो गई और वहाँ फिर मीनवाइल मेरा प्रमोशन भी ग्रेड 18 में हो गया। तो हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह कराची में, तो फिर वहाँ हमारे माशाल्लाह 3 बेटे हो गए। अच्छा। हाँ जी। तो और मतलब अभी वहीं हम कराची में थे, अच्छी जॉब थी और ग्रेड 18 में ये थी, ग्रेड 18 में मैं था। तो अभी भी बेगम आपसे खुश हैं जिस तरह उस वक्त खुश थी? क्या ख्याल है उनका आपके बारे में? वो कोई खातून उस जो टाइम गुजर जाता है वो बीवी इतनी खुश नहीं रहती। यानी आप कह सकते हो उस वक्त बहुत खुश थी। ठीक है, उस वक्त जाहिर है मतलब एक अच्छी जॉब थी और मतलब मैं उनकी तारीफ करता हूँ एक लिहाज से। जी जी। आप सोचें कि यूबीएल में जो हमें पैसे मिलते थे, सैलरी मिलती थी, वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती थी। अच्छा। और स्टेट बैंक में क्या होता था कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना
वो डॉलर्स में सैलरी देते, वो सॉरी उसमें कैश में सैलरी देते थे, अच्छा अच्छा और क्या अकाउंट में नहीं जाते थे। अच्छा। अब वहाँ यूं आप हंसेंगी कि कैश। मेरी सैलरी जमा हो रही थी हाँ बैंक अकाउंट में, और वो अपनी सैलरी से घर चला रही थी। हाँ। हाँ जी। अच्छा। तो मैंने बहुत सी जगहों पे वहाँ देखा कि एक दो जगह लड़कियों को मैंने देखा उनकी डाइवोर्स हो गई खाली सैलरी के ऊपर। हाँ क्यों? तो अब यहाँ भी अमेरिका में भी अगर आप ज़्यादा देखें तो यहाँ जो डाइवोर्स रेट हाई है उसमें एक रीज़न फाइनेंस भी है, कि बिजली का बिल देने पे या दूसरी चीज़ें देने पे बिल्कुल। मतलब पता चला कि हस्बैंड एंड वाइफ में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में आपस में जी, टसल हुई और पता चला कि रिश्ता ख़त्म हो गया। चलें हाँ जी। आपकी लाइफ के बारे में कुछ देखते हैं तस्वीरें, और वो भी फिर आप हमें एक्सप्लेन करें कि वो आपकी ये एक तस्वीर है। ये जब मैं स्टूडेंट था कराची यूनिवर्सिटी में, तो मैं वहाँ की एक्टिविटीज़ कवर करता था। तो मैं वीकली कॉलम लिखता था अमन अखबार में। अच्छा। तो ये अमन अखबार की उस वक्त की जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ थी वो मैं कवर करता था एक्चुअली। ये मेरा शौक था। नहीं तो किस किस्म के कॉलम लिखते कोई थे? मतलब कोई भी जो स्टूडेंट एक्टिविटीज हो रही थी कराची यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो मिसाल सियासत के ऊपर। एक तस्वीर इसमें देखेंगे आप, एक लेबर डे था, और उस लेबर डे पूरी यूनिवर्सिटी में लेबर डे मनाया गया था, और तमाम स्टूडेंट्स जो ना यूनिवर्सिटी की सफाई कर रहे थे, धुलाई कर रहे थे पानी से, और झाड़ू लेके लड़कियां लड़के यूनिवर्सिटी को धो रही थी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 78 की। और उस वक्त मतलब तमाम स्टूडेंट मतलब उसको मतलब यूनिवर्सिटी को ज़ाहिर है साफ सुथरा रखना चाह रहे थे। ये अगली तस्वीर अब देखते हैं, वो क्या कहती है अगली तस्वीर। अच्छा। ये बेसिकली मेरी और मेरी वाइफ की तस्वीर है। ये है मस्कत की। अच्छा। हाँ जी। तो क्योंकि 92 में मेरी पोस्टिंग मस्कत हो गई थी। अच्छा। तो हम मस्कत में 3 साल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मस्कत कैसा रहा? मस्कत बहुत अच्छा रहा। तो मस्कत में मतलब वेदर तो गर्म होता है वहाँ, लेकिन सैलरी अच्छी थी, डॉलरों में सैलरी थी। तो वहाँ मुझे जो है तकरीबन कोई $2300 सैलरी मिलती थी मस्कत के अंदर उस ज़माने में। ये मैं आपको 92 93 और टैक्स भी नहीं था। और मैं एक मरतबा वहाँ मस्कत में ऐसे ही लंच पे ड्राइव करके जा रहा था, तो मैंने देखा एक साहब जो ना वो गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। तो जब वो गाड़ी को धक्का लगा रहे थे तो मैंने सोचा, मैंने कहा शायद इनकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो मैं उनके करीब चला गया। तो मैंने बोला, जब मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो वो साहब खड़े हो गए। तो मैंने तो कह लेंगे जी, मैंने कहा ये पेट्रोल ख़त्म हो गया आपका, गैस ख़त्म हो गई। तो वो मुझे कह लेंगे कि जी, मैंने कहा चले मैं आपको लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा हम पेट्रोल पंप से ना ले आते हैं जाके। तो मैंने उनको बिठा लिया। जब मैं लेने मुझको मैंने उनसे रास्ते में पूछा, मैंने कहा आर यू फ्रॉम इंडिया? तो वो मुझे कहेंगे यस आई एम फ्रॉम इंडिया। तो मैंने कहा व्हाट यू आर डूइंग? तो वो मुझे कहेंगे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा तुम्हारी सैलरी कितनी है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सैलरी जो है ना $250। वो रियाल थे वहाँ के, ओमानी रियाल। अच्छा। हाँ जी। मैं बल्कि उनको डॉलरों की बजाय मैं ओमानी रियाल में मेरी 950 ओमानी रियाल सैलरी थी, और उसकी 250 थी, और वो सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने क्या, डिड यू सी एनी पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्किंग हियर ऑन दिस सैलरी? तो उसने बोला कि नहीं, मुझे कोई ऐसा पाकिस्तानी नज़र नहीं आया। तो फिर वो मुझे कहने लगा, मैंने कहा तो मुझे कहने लगा कि कम से कम यहाँ मेरे पास जॉब तो है। कहते इंडिया में मेरे पास जॉब नहीं थी, और कहते इसलिए मुझे जब 250 रियाल यहाँ मिले, तो बेसिकली उनका जो 250 रियाल था ना, वो एक्चुअली $3 का एक रियाल था। तो यूं समझे आप, अगर वो 250 रियाल ले रहे थे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो $750 थे। तो इस लिहाज से मैं देखता था कि मतलब जब मैंने अपनी सैलरी को उससे कंपेयर किया, तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैंने अल्लाह ताला ने मैंने कहा मुझे किस पोजीशन में रखा हुआ। तो इसके बाद भी आप कहीं यमन में भी रहे?
3 साल के कुछ और बाद तस्वीरें मेरी भी हैं पोस्टिंग शायद। यमन हो गई असल में। हाँ। हाँ जी, ये गाड़ी है, ये एक्चुअली गाड़ी जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये गाड़ी बेसिकली मुझे मेरी वहाँ मस्कत की थी, ये मस्कत में मैंने ली हुई थी। हाँ जी। तो ये जाहिर है कि तो मस्कत के बाद मेरी जो पोस्टिंग हो गई थी वो यमन हो गई थी। अच्छा। मैं 3 साल यमन में रहा हूँ एक्चुअली। यमन में सना उनका कैपिटल है, और सना में यूबीएल की मतलब जो मैं वहाँ आईटी मैनेजर था, तो वहाँ मैं 3 साल रहा हूँ। 3 साल के वहीं बाद पे आपके बच्चे भी? हाँ, मेरे बच्चे वहीं साथ थे, तो मेरे बच्चे स्कूल में जाते थे वहाँ, तो मतलब उनकी अच्छी पोजीशन, गुड स्टैंडिंग होती थी। अच्छा। फर्स्ट सेकंड पोजीशन होती थी बच्चों की। तो एक रोज़ मेरा बेटा आया, तो वो मुझे कहने लगा कि पापा मैंने अमेरिका में पढ़ना है। तो ये जो तस्वीर है इसमें आपके बच्चे बैठे? हाँ, ये मेरे दोनों तीनों बेटे बैठे हुए हैं। हाँ जी, इसके ऊपर। अच्छा। तो ये मस्कत की तस्वीर है एक्चुअली, हमारे घर के बाहर ही एक्चुअली। 3 ही बेटे हैं आपके? नहीं, मेरे 4 बेटे हैं। हाँ जी, वो चौथे वाली की तस्वीर इसमें नहीं है। हाँ जी, वो बहुत छोटा था एक्चुअली। अच्छा। जी। हाँ, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हैं इधर खड़े होके? मैं बस ये बच्चे बैठे हुए थे, तो हम ये इंतजार कर रहे होंगे बेगम का कि हाँ चलें, मुझे वो जो बेगम छोटे बच्चे को गोद में लेकर आएंगी। अच्छा। तो फिर हम गाड़ी में बैठ के कहीं जाएंगे। इस तस्वीर में किस मसले पे गौर हो रहा है? ये तो अब वहाँ जाहिर है बहुत से मसले मसाइल होते हैं लाइफ के अंदर। ये बेसिकली यमन की तस्वीर है जी। तो वहाँ क्योंकि ऑफिस के बड़े मसले मसाइल थे, तो क्योंकि ये भी बड़ा एक मसला था कि हम अगर बच्चों की एजुकेशन के लिए अमेरिका आए तो कैसे आए। अच्छा। तो यमन में मतलब वहाँ पे अरबी वगैरह भी सीखी आपने? अब वो थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बेसिकली कंप्यूटर के लोगों का ज़्यादा वो ताल्लुक नहीं होता आम पब्लिक के साथ। अच्छा। तो जो लोगों को आम पब्लिक से डील कर रहे होते हैं, वो तो उनकी अरबी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो बात कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये यमन और मस्कत के बाद अगला जो आपका स्टॉप था वो अमेरिका था? वो अमेरिका था। अच्छा। तो वो आपकी कुछ और तस्वीरें हैं, वो देखते हैं। अच्छा, ये जो है तन्हा, ये तन्हा की तस्वीरें जो है ये कराची की हैं। किसी बुलबुल की तरह उदास बैठे हुए आप हैं। ये वही दौर है जब आदमी तलाश में होता है कि आगे क्या होगा। जी। किस बुलबुल की तलाश है यहाँ पे? मुज़ाहिरा यहाँ जिस बुलबुल की तलाश थी वो बाद में मिल गई। अच्छा, वो बाद में मिल गई। अच्छा, ये तो अब बुलबुल से पूछना पड़ेगा ना कि वो जो है वो बुलबुल अपने आप को मानती हैं? वो तो जितनी बुलबुलें हैं ना, वो कभी ये नहीं कहेंगी कि हमने सही फैसले किए। अच्छा। आज ये ना हो कि घर जाके आपको खाना नहीं मिले। वो तो बेहतर यही है कि आप बुलबुल को बुलबुल ही रहने दें ताकि घर पे खाना मिल सके। तो अमेरिका आने के बाद यहाँ पे ये कौन सी तस्वीर है, ये बताइए। ये बेसिकली ये 2.5 साल पहले यहाँ ह्यूस्टन में हमने जामिया कराची अलमनाई एसोसिएशन बनाई थी। तो हमारे दोस्त थे, मुझे यहाँ इस शहर में 2-3 दोस्तों ने जो मेरे क्लासमेट थे मुझे मिल गए थे यहाँ। जब मैं 99 में, पहले हम 98 में आए थे तो एलए में आए थे, तो 99 में मैं ह्यूस्टन आया हूँ। तो यहाँ मुझे 1-2 लोगों ने पहचान लिया। कौन से दोस्त? हाँ जी, वो एक नासिर साहब थे बेसिकली, हैं अभी माशाल्लाह। तो उन्होंने, एक और मेरी क्लासमेट थी, तो मैं एक जॉब की तलाश में था, तो मैं एक कंपनी में मतलब वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहा था। अच्छा। जब फिलअप कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरे पास से एक खातून लिपटी सिपटी मतलब अबाया शबाया पहना हुआ उन्होंने, वो गुजरी हैं। उन्होंने पीछे मुड़ के मुझे देखा है, तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद इनको मैंने कहीं देखा है। तो खैर वो एप्लीकेशन मैंने फिलअप करके वो रिसेप्शनिस्ट को दे दी। जब मैंने रिसेप्शनिस्ट को दी तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा ये जो खातून गई हैं, मैंने कहा वेयर शी इज़ फ्रॉम, तो उसने मुझे कहा शी इज़ फ्रॉम कराची। तो जब उसने कराची बोला तब मेरे ज़हन में आ गया कि ये ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में कहीं देखा होगा इनको, ये डिपार्टमेंट में होगी इकोनॉमिक्स में। तो उससे आगाज हुआ। तो वो वहाँ वो मैं वहाँ बैठा हुआ, मतलब अभी वो देख के मैं चलने वाला था, तब मैंने देखा कि वही खातून वापस आ रही हैं। तो जब वो वापस आई तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की, उन्होंने वो जो एप्लीकेशन थी वो उठा के मेरा नाम पढ़ा, उन्होंने कंफर्म किया
ये तो एक ज़बरदस्त गुफ्तगू है कि कैसे बनी जामिया कराची एलुमनाई, लेकिन हम अभी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, कहीं भी जाइएगा नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम दोबारा से अपने मेहमान आकिफ से बात करते हैं। तो जनाब, अब ये तो हो गया आगाज़ जामिया कराची एलुमनाई का, और आप कब से इसके प्रेसिडेंट हैं? बहुत अरसा हो गया है। बेसिकली यहाँ हमने देखा कि हमारे बच्चे जब ग्रेजुएट हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से, तो वो अलमनाई के मेंबर थे। तो हमारे दिल में भी ख्वाहिश हुई कि यार जब ये अलमनाई के मेंबर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में, तो हमें भी तो होना चाहिए। हाँ, हमने भी तो यूनिवर्सिटी से पढ़ा है ना। हाँ। तो वही ख्वाहिश लेकर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ काम किया जाए जी। तो उसमें फिर दोस्त मुझे बेसिकली फ़हीम अखून हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये मेरे क्लासमेट भी हैं। अच्छा। हाँ जी, हनीफ समाना साहब हैं, वो भी मेरे हमारे डिपार्टमेंट में। नूर खुर्शीद साहब हैं, वो भी जलाली साहब हैं, वो भी हमारे साथ थे। तो हमारे तकरीबन 8-10 लोग हमारे जानने वाले साथ इकट्ठे हम लोग हुए और हमने जामिया कराची अलुमनाई एसोसिएशन की बुनियाद रख दी। अच्छा। तो उसके लिए फिर मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो मैं 40 साल के बाद कराची यूनिवर्सिटी गया हूँ। तो 40 साल के बाद जब मैं गया हूँ तो मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, ज़ाहिर है वो मेरा डिपार्टमेंट था, तो मैं वहाँ जाके जब मैं मिला तो वहाँ डॉक्टर रूही थी, वो चेयरपर्सन थी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की। उन्होंने खैर मुझे वेलकम किया। तो वेलकम करने के बाद मैंने पूछा कि कोई मसले मसाइल हैं, तो उन्होंने मुझे एक क्लासरूम दिखाया तो जिसके डेस्क टूटे हुए थे। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना ये डेस्क बनवा दें। अच्छा। मैं जब यहाँ वापस आया हूँ तो उसके बाद हमारे फ़हीम जनरल सेक्रेटरी हैं फ़हीम अखून, वो 2 मरतबा पाकिस्तान गए, तो हमने उस प्रोजेक्ट पे काम किया और एक मॉडल क्लासरूम जो है ना वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हमने डेवलप कर दिया। नाजरीन, वेरी इम्प्रेसिव जामिया कराची एलुमनाई की एक अचीवमेंट जो है उनके प्रेसिडेंट ने अभी अभी आपको बताई है। तो ये जो है कम्युनिटी के साथ जो हम वी गिव बैक टू द कम्युनिटी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी हम आपकी लेकिन उस शख्सियत की उस तरफ आते हैं जो सुना है कि जब आप पॉलिटिक्स में थे एज अ स्टूडेंट, तो अभी तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन उस वक्त आप शरारतें भी करते थे, कोई टांगे शांगे तोड़ते थे, पंगे करते थे, वो क्या था? नहीं, वो मतलब उस वक्त का माहौल था एक्चुअली, क्योंकि उस वक्त ये गन कल्चर नहीं था। मैं आपको 70-71 की बात सुना रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, उस वक्त गन कल्चर नहीं था? गन कल्चर नहीं था उस वक्त, जो है ना गंडासा कल्चर था, डंडा और चाकू कल्चर था। अच्छा। तो मैं चूंकि जॉइंट सेक्रेटरी का कैंडिडेट था, तो हमारी मीटिंग हुई, ग्राउंड में बैठे हुए थे। तो ग्राउंड में जब मीटिंग खत्म हो गई तो दूसरे लोग चले गए, मैं इत्तेफाक से बैठा हुआ था। तो मैं अभी कुछ सोच रहा था, तो मैंने देखा कि 2 लड़के आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आप हमारे कैंडिडेट के फेवर में विड्रॉ कर ले। मैंने किस लिए कर लिया जाए विड्रॉ? कहते बस हम कह रहे हैं आपको। और उन्होंने एक बड़ा मतलब बड़ा सा चाकू निकाला और वो सीधा मेरे सामने जमीन में गाड़ दिया। कहते हैं या तो आप विड्रॉ कर जाएं या फिर इसको देख लें। अच्छा। तो मतलब ये कल्चर बेसिकली वो दौर, ये तो फिर आपने क्या किया? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता, आप जो करना चाहते हैं वो कर लें। हाँ जी, यानी कि आप बहादुर थे, डरने वालों में से नहीं थे। तो वो मुझे कहने लगा कि हम आपको वार्निंग देके जा रहे हैं, फिर आपको बाद में देख लेंगे। मैंने कहा फिर देख लीजिएगा। अच्छा। खैर वो चले गए, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि आइंदा मैं अकेला ना बैठूं। एक बॉडी बिल्डिंग वगैरह नहीं शुरू की? नहीं, मैं मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त ये होता था, इवन ये कराची यूनिवर्सिटी में भी होता था, लेकिन जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में था उस वक्त .2 के पिस्टल आ गए थे। अच्छा। तो वहाँ मतलब 1-2 मरतबा ऐसा हुआ, मतलब डंडे वंडे वो तो चले। अच्छा। लेकिन 1-2 केसेस वहाँ हुए कि वहाँ एक साहब थे शाहिदुल इस्लाम उनका नाम था, वो उनको मतलब वो ज़माने में जमात इस्लामी के जमाती तंजीम इस्लामी जमात तलबा और लिबरल्स होते थे कराची यूनिवर्सिटी में, तो उनके दरमियान में ऐसा केसेस हुए और कई मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे धमकियों का सामना करना पड़ा। अच्छा। हाँ जी, लेकिन अब चूंकि मैं बचपन से ये धमकियाँ सुनता आया था, तो लिहाजा मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई
ये कुछ यानी ज़्यादा आप भी कुछ- पक्के हो चुके थे। हाँ, वो पक्के हो चुके थे एक्चुअली, कह लें आप सही था। अच्छा, तो मुझे बावसूख ज़राए से पता चला है कि आप बहुत ही कंजूस हैं। तो उस बारे में बताएं कि चाय में दूध कितना डालना चाहिए, खरीद के कितना लाना चाहिए, बताइए सर। ये पॉइंट जो है ना एक हद तक तो सही है। अच्छा। हाँ, हाँ। तो उसमें रीज़न ये है कि मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ कराची का। तो जाहिर है मैं सेल्फ मेड था, तो कई मरतबा मेरे पास पैसे होते थे, कई मरतबा नहीं होते थे। अच्छा। एक मरतबा मैं सदर बाजार में था हाँ। और मेरे पास सिर्फ 2 आने थे अच्छा। और मुझे भूख भी लग रही थी। तो जब मुझे भूख लग रही थी तो मैं सोच रहा था, उस जमाने में बसों का जो किराया था ना स्टूडेंट के लिए आईडी कार्ड दिखाने पे फ्री होता हो। 7 पैसे, अच्छा, वो मिनिमम किराया जो है ना 7 पैसे तो था। एक आने में कितने पैसे होते थे? तो एक आने में यानी 10 पैसे होते थे। अच्छा। तो मेरे पास 2 आने थे और 2 आने में मैंने घर भी जाना था हाँ, खाना और भी मैंने था, खाना भी खाना भूख था। मिटानी। हाँ, तो फिर मैं एक रेस्टोरेंट गया, तो वो अंडरग्राउंड था एक्चुअली बना हुआ बेसमेंट में। तो वहाँ मैंने तकरीबन कोई 12 पैसे का खाना खाया अच्छा। और 8 पैसे मैंने बचाए चाय। और फिर मैं बस में जाके बैठा और 7 पैसे मैंने कंडक्टर को दिए। तो उससे ये मतलब एक किफ़ायत शारी का जो रुझान था वो मुझ में ऑटोमेटिकली पैदा होता तो चला अब गया। ह्यूस्टन में कौन सा रेस्टोरेंट में आप सोचते हैं किफ़ायत शारी से खाना खाया जा सकता है? ह्यूस्टन में तो नॉर्मली अगर आप देखें तो आप कैफे यास्मीन में चले जाएं। अच्छा, वो आपका पसंदीदा है। हाँ, नहीं वो किफ़ायत शारी का अच्छा, किफ़ायत शारी के लिहाज ना, से। वैसे तो आप मतलब टेम्पुरा पे चले जाएं, आगाज़ पे चले जाएं, और अब बहुत से अब तो बहुत रेस्टोरेंट बन गए हैं ह्यूस्टन अच्छा, में। अच्छा। हाँ जी। लेकिन जब मैं 98 में यहाँ आया था अक्टूबर में ऐसे विजिट के लिए, तो उस वक्त जब मैं पहली मरतबा यहाँ तो एक महंगा रेस्टोरेंट गया था, रेस्टोरेंट भी हो तो आप चले जाते हैं? हाँ कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन मुझ पे ये हल्का सा इल्ज़ाम है कि मैं कंजूस बहुत हूँ। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि जो आपकी हेल्थ केयर आईटी कंपनी है जिसके आप वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड लास्ट 10 ईयर से आप उसको सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं, और दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो कहाँ वकालत, कहाँ सारा, तो अब तो आपके पास बहुत ढेरों ढेर पैसे होंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर। अल्लाह मियाँ का शुक्र है, बड़ी करम नवाजी है उसकी। अच्छा। नहीं बहुत अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बड़ी अच्छा। करम नवाजी है। अच्छा। वो ये है कि एक्चुअली जब मैं इस कंपनी में गया तो इन्होंने मतलब 2 मरतबा मेरे इंटरव्यू किए। मैं ये बात बता रहा हूँ 99 अक्टूबर की। तो उन्होंने जब 2 मरतबा मेरे इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं H1B पे था उस वक्त। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपका H1 अभी ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे जब तक हमें ये पता ना चल जाए कि आप हमारे लिए सूटेबल हैं। वो एक मेडिकल सॉफ्टवेयर कंपनी थी और बिलिंग भी करते थे वो, और सॉफ्टवेयर भी उनका था। तो खैर मैंने वो, चूँकि मैं जब आया था तो मैंने 99 में उसको Y2 के कन्वर्ट किया था और मैंने टेस्ट किया उसको। तो खैर उन्होंने जब मैंने देखा कि ये कह रहे, मैंने बोला अगर आपको ये लगे कि मैं वाकई सूटेबल हूँ आपके लिए तो आप मेरा H1B ट्रांसफ़र कराइएगा, वरना मत कराइएगा। अच्छा। तो वो कैसर मेहंदी साहब थे। तो उन्होंने खैर बाद में हुआ कि मैंने वहाँ काम शुरू किया, तो ज़ाहिर है मुझे अपनी जगह बनानी थी। मैं सुबह 8 बजे जाता था और रात को 8 बजे आता था। यानी सिस्टम एनालिस्ट हैं? मैं सिस्टम एनालिस्ट था बेसिकली, एक्चुअली कोडर भी था मैं, मैंने कोडिंग भी की है। तो वो जब मैं ये काम किया और मैंने कस्टमर, ज़ाहिर है मेरे लिए कस्टमर यहाँ नए थे, तो 1 महीने के बाद उन्होंने सर्वे किया बाकायदा। सर्वे करने के बाद उन्होंने आके मुझे खुशखबरी सुनाई कि हमने देखा है कि कस्टमर आपसे बहुत मतलब खुश है और हम आपका H1B ट्रांसफ़र करा रहे हैं। बहुत अच्छा। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो इसे कहते हैं सेल्फ मेड इंसान। जी, फिर मैंने 10 साल उनके साथ काम किया। जी। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कैसर मेहंदी साहब को कि उन्होंने हमेशा मुझे कभी ये नहीं कहा आकिफ इधर आओ। वो हमेशा मुझे आकिफ साहब कहते थे। अच्छा, इज्जत से बुला, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे वो। और इत्तेफाक से उनकी एक साली मेरी क्लासमेट भी थी कराची यूनिवर्सिटी में, तो इस तरह भी उनको मतलब मेरा थोड़ा बैकग्राउंड पता चल गया था। नहीं, मज़ा तभी होता है किसी भी प्रोफेशन में, किसी जॉब में, कि आपका जो बॉस है वो भी आपको इज्जत से बुलाए, क्योंकि अगर आपका काम अच्छा है तो कोई रीज़न नहीं है कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट वो मैं आपको करे। बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब बहुत इज्जत दी और कई मरतबा मतलब मैंने उन्हें कहा कि अगर आप मेरी ज़रूरत महसूस ना करें तो आप भले से मुझे फायर कर दीजिएगा। जी जी। तो उन्होंने कहा,
तो फिर बाद में ऐसा नहीं तो हुआ आप कि बताइए कि आपकी मतलब आप खुद क्या कहते हैं कि आप में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है और सबसे वीक पॉइंट क्या है आपका? मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी ये मैंने बोला ये सबसे अच्छी क्वालिटी अगर किसी आदमी की पता करनी हो, किसी मर्द की, तो उसकी बीवी से पूछो। तो कॉल मिलानी पड़ेगी आपकी बेगम को और तो पूछना पड़ेगा, और आगे ये- से वो कहें कि मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहती, तो फिर क्या हो? ये ये मैं आपको एहतियात मतलब सुना रहा हूँ। आज सुबह में ये बात हमारे घर में हुई। अच्छा। हाँ, तो मेरे बेटे भी बैठे हुए थे, मेरी हाँ। वाइफ भी थी, तो हमारी बेटी भी थी एक। तो वहाँ मैंने कहा कि भाई तुम लोग ये बताओ कि मुझ में सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी है अच्छा। और सबसे बुराई कौन सी है। अच्छा। मैंने कहा जाहिर है हर आदमी में मेरिट्स होती हैं, डीमेरिट्स होती हैं। तो क्या तो बोले? मैंने कहा, तो वो सारे हंसे। हंसे? अच्छा। कहते हैं कि आप तो वहाँ ये एक बात हुई, कहते हैं आप में जो सबसे ज़्यादा, कहते हैं जो हम महसूस करते हैं हाँ। कि आप जो जो अच्छाई है, जो अच्छाई तो ये है कि कोई भी आदमी आपके पास आ जाए, तो अगर वो कहे कि यार मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसके साथ चल पड़ते हैं बगैर अच्छा। कुछ देखे अच्छा। बगैर उससे वो उसके। कहते हैं जो कि कहते इसी को आप अच्छाई भी ये कह तो लें। बुजुर्गों वाली हाँ, अच्छाई है। हाँ जी। तो दूसरी बात उन्होंने कही, कहते हैं लेकिन आप जल्दबाजी करते हैं, अच्छा, आपको बुराई इतना है, जल्दबाज जल्दबाज नहीं है। होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लोग जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव से गुजरते हैं और इतने कामयाब होते हैं, अब यकीन माने कि उनके अंदर जल्दबाजी का अंसर जो होता है कहीं ना कहीं होता है। ये तो बच्चों में बताइए कि आप जिनसे बातें कर रहे थे, तो सबसे लाडला कौन है आपका? वो मेरे सारे बच्चे बच्चे तो नहीं, सारे फिर भी लाडले होते एक हैं, होता है जो लेकिन बहुत। एक बच्चा होता है, ये हाँ। ये हमारे घर में बात होती है। हाँ। एक्चुअली मेरा बेटा तीसरे नंबर का है, अच्छा। तो साइम अजीम उसका नाम है। हाँ। हाँ जी। तो वो एक्चुअली वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। अच्छा। हुआ था ये था कि हम अपने सबसे बड़े बेटे को पढ़ा रहे होते थे कराची में, हाँ। लेकिन उसको याद हो जाता था। अच्छा। वो छोटा था सबसे। हाँ। तो वो फिर बाद में खैर मैंने उसको नहीं तो वो 3 साल की उम्र में एडमिशन करा दिया था उसका। नहीं तो वो पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से लाडला है या वैसे उससे प्यार बहुत आता है उस पे? बस मतलब दोनों चीज़ें थी। हाँ। हाँ। तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अब देखो उसने बीबीए किया, सीपीए किया, सीएफए किया। मैं इसी हाँ तरफ जी। आ रही थी कि आपके बच्चे जो हैं माशाल्लाह क्या क्वालिफिकेशंस हैं जो उनकी? सबसे बड़ा बेटा है माशाल्लाह, उसने वो कनाडा से सीए है और यहाँ उसने सीपीए किया है, एमबीए किया है। हाँ जी। और एक बुक का ऑथर भी है वो, अच्छा। जो सबसे बड़ा। हाँ, उसने बिजनेस पे। बिजनेस और पे बुक हाँ, लिखी। हाँ। जो दूसरा बेटा है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उसने एमबीए किया है यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से ही। अच्छा। हाँ जी। ये तीसरे वाले जो मैं आपको बता रहा था, हाँ। हाँ जी, इसने तो बीबीए किया, सीपीए, सीएफए, फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और अच्छा। मतलब हाँ, और ये मतलब ये 2-3 बड़ी बड़ी जो 5 यानी 4 टॉप अकाउंटिंग कंपनीज हैं, हाँ। उनमें जॉब करता रहा है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, very उसको वहाँ से फिर तो इस तरह चौथे वाला है, उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है यूटी ऑस्टिन से। हाँ जी। तो इसी पर्पस के लिए बेसिकली हम आए थे यहाँ। हाँ। हाँ जी। अब वो चौथे वाला जो है ना, वो बेसिकली ये साइबर सिक्योरिटी में मास्टर कर रहा है। हाँ जी। अच्छा। तो उनका मेन मकसद मतलब ये एक बड़ा टफ था कि हम इतनी अच्छी जॉब्स। हाँ। उस वक्त मुझे यमन में $3000 मिल रही थी सैलरी, हाँ। और मेरी वाइफ जो है ना ये स्कूल में पढ़ा रही थी, और नहीं, तो $1000 मैं वो कमा रही थी। आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ, अभी हमारे पास टाइम कम है, कि आप ह्यूस्टन और कराची, मुल्तान, तो आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? कौन सा शहर आपको सबसे अच्छा लगता है? और लाहौर में भी आप रहे। मतलब हर शहर में ना प्लस माइनस पॉइंट हैं। हाँ। हाँ। अच्छा। मतलब आप किसी भी छोटे इलाके में भी चले जाएं लेकिन और बड़े ह्यूस्टन को इलाके तो में सब भी। कहते हैं कराची की तरह बिल्कुल मेट्रो है, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत कराची बिल्कुल ह्यूस्टन अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह कराची में अपॉर्चुनिटीज हैं, इसी तरह ह्यूस्टन में अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, और मौसम भी जो है और वेदर भी similar है। बिल्कुल कराची जैसा है। हाँ, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। और इत्तेफाक से यहाँ कम्युनिटी भी कराची की ज्यादा आ गई। हाँ जी। अच्छा, अब हमें आपसे बातें करने का तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप बताएं आपकी ज़िंदगी का निचोड़ क्या है? क्या आप हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे? मैं जिंदगी का जो सबसे बड़ा मतलब बल्कि मैं दूसरे लोगों को थोड़ा सा बकअप कर रहा होता हूँ, उनको बढ़ा रहा होता हूँ कि वो लोग मतलब अगर आप
मेहनत करेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। Well done. जो Very मैं well अगर said. महसूस करता हूँ, अपना बैकग्राउंड देखता हूँ, अपने उस घर को देखता हूँ जिसमें मैं पैदा हुआ था और आज मैं जिस घर में रहता हूँ, Self-made. हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब करने वाली कुदरत की ज़ात है, अल्लाह ताला। आप लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आप आगे बढ़ने की, मेहनत करने की और रिस्क लेने की, क्योंकि देखिए वहाँ से यमन से $4000 छोड़कर जी। यहाँ आना हाँ, और ये एक रिस्क था, अच्छा। और अपने सारे आसा से वहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देना। लेकिन अल्लाह ने आपको कामयाबी दी। बस ये अल्लाह ताला की और बड़ी ये करम नवाजी थी। हाँ, हाँ। और ये अल्लाह की प्लानिंग से सारी जिंदगी आपने नो डाउट, गुजारी है। नो डाउट। तो अब ये इसके साथ ही हमें प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन नाजरीन ये प्रोग्राम अब यहाँ पे ख़त्म होता है। और आप ये देखिए कि आप सब ने देखा होगा कि हमारे कितने लोग जो पाकिस्तान से, इंडिया से आए और यहाँ पे आके अमेरिका में उन्होंने मेहनत की और सक्सेस हासिल की। तो नाजरीन, आप सबका ये प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। और आप आकिब साहब, आपका मेरे पास आने का और अपना टाइम दे के हमारे नाजरीन से बातें करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह हम आपने दोबारा मुझे भी चांस दिया जी इन टच रहेंगे। हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह। और हाँ नाजरीन, हमारा शो दोबारा भी देखिएगा और इस शो का जो भी फीडबैक है वो हमें फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे ज़रूर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच। इस वक्त हुमैरा साहिबा आपसे इजाज़त चाहती हैं आइंदा शो तक के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।